गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल की केमिस्ट्री की यूट्यूब क्लास में हम पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, जिसमें हमने पढ़ लिया था उसका जनरल इंट्रोडक्शन, IUPAC नाम, उसके बाद में मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कुछ केमिकल रिएक्शन हैं वो रह गई थी। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, यानी कि एल्केन का हम क्या कराने वाले हैं, हेलोजिनेशन कराने वाले हैं। या हम इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं एल्केन का हेलोजनीकरण, एल्केन का हेलोजनीकरण। तो अपने को एल्केन का हेलोजनीकरण कराना है। एल्केन हमेशा जो मुख्य अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेलोजनीकरण कराना है तो हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे और हेलोजन की क्रियाशीलता जो होती है, हेलोजन की क्रियाशीलता जो होती है वो होती है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। और हेलोजनीकरण जब कराते हैं तो एल्केन में अपने पास जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन है, तो ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं क्रियाशीलता, या फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन की क्रियाशीलता। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन की क्रियाशीलता ज़्यादा होगी 2 डिग्री हाइड्रोजन से, और 2 डिग्री हाइड्रोजन की क्रियाशीलता ज़्यादा होगी 1 डिग्री हाइड्रोजन से हेलोजिनेशन में, यानी कि एल्केन के हेलोजनीकरण में। तो नेक्स्ट अपने इस रिएक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एल्केन का हेलोजनीकरण। एल्केन हमेशा जो मुख्य रासायनिक अभिक्रिया देते हैं वो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, और ये एल्केन का हेलोजनीकरण कराएंगे तो ये भी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अनुसार ही क्या होगी, कंप्लीट होगी। हेलोजन की क्रियाशीलता जो होती है वो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन आयोडीन की सबसे कम होगी। फ्लोरीन की क्रियाशीलता इतनी ज़्यादा होती है कि यह जो है वो अंधेरे में भी क्या कर सकता है, किसी के साथ रिएक्शन कर सकता है। जबकि क्लोरीन को अभिक्रिया कराने के लिए या ब्रोमीन को अभिक्रिया कराने के लिए अपने को सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, और आयोडीन जो है उसको अपने को रिएक्शन कराने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। तो जब भी हम किसी का हेलोजनीकरण कराएंगे तो ज़्यादातर हेलोजनीकरण है वो किसका करवाया जाता है, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। फ्लोरीन के साथ हम रिएक्शन नहीं करवाते हैं क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण यह विस्फोट के साथ क्या करता है, रिएक्शन कंप्लीट करता है। उसके बाद हम जब हेलोजनीकरण कराएंगे एल्केन का तो वहाँ से कोई ना कोई हाइड्रोजन मुक्त मूलक सब्स्टिट्यूट होगा। उस हाइड्रोजन मुक्त मूलक की क्रियाशीलता जो होगी वो होगी 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 1 डिग्री हाइड्रोजन, यानी कि 3 डिग्री हाइड्रोजन है वो EgA में सब्स्टिट्यूट होगा बजाय 2 डिग्री के, और 2 डिग्री हाइड्रोजन है वो ज़्यादा EgA में सब्स्टिट्यूट होगा बजाय 1 डिग्री हाइड्रोजन के। अब हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं और यहाँ से हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया CH4 की रिएक्शन हम करा रहे हैं Cl2 के साथ, प्रेजेंस इन सनलाइट हमने यहाँ पर ले ली है। तो यहाँ से जब सनलाइट कहने का मतलब सीधा मैं ये लिख दूँ कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, यानी सहसंयोजक बॉन्ड बना हुआ है। जब इसके ऊपर सनलाइट डाली जाएगी तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणता बराबर है तो ये क्लोरीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा और इस क्लोरीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, क्लोरीन मुक्त मूलक बनेगा। क्लोरीन मुक्त मूलक बना हुआ क्लोरीन मुक्त मूलक जो है वो CH4 के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, जिससे यहाँ से हाइड्रोजन एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये क्लोरीन इसके ऊपर अटैक करता है क्लोरीन मुक्त मूलक, तो यहाँ से बाहर निकल जाता है HCl, और बना हुआ एक क्लोरीन मुक्त मूलक है वो इसके ऊपर आकर जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3Cl, यानी कि मेथिल क्लोराइड। अब अपने पास इस कार्बन के पास अभी तक हाइड्रोजन है, और जब तक इसके पास हाइड्रोजन रहेंगे तब तक हम इसका क्या करवा सकते हैं, हेलोजिनेशन करवा सकते हैं, यानी कि हेलोजनीकरण करवा सकते हैं। जस्ट इसकी रिएक्शन अगर हम फिर Cl2 के साथ कराएं सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर वही अपने पास जो सहसंयोजक बॉन्ड है वो टूटेगा और यहाँ से एक मुक्त मूलक का निर्माण होगा, क्लोरीन मुक्त मूलक वापस यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा, HCl, और प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl2। अभी तक इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और है, Cl2 के साथ फिर रिएक्शन कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, Cl2 से फिर क्लोरीन मुक्त मूलक बनेंगे, बने हुए क्लोरीन मुक्त मूलक है, फिर से यहाँ से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को, HCl बनेगा और प्रोडक्ट बनेगा CHCl3। और एक बार फिर से इसके ऊपर अटैक कराएंगे, Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे,
सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से HCl बाहर निकलेगा और प्रोडक्ट अपना बनेगा CCl4। ये रिएक्शन है वो किसके अनुसार कंप्लीट हो रही है, इसके अंदर रिएक्शन में क्या बन रहे हैं, मुक्त मूलक, और बना हुआ जो मुक्त मूलक है, एक मुक्त मूलक किसी दूसरी मुक्त मूलक को यहाँ से क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ से हमने मेथेन लिया, मेथेन की Cl2 के साथ रिएक्शन कराई, क्लोरीन फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक बना, हाइड्रोजन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया, मेथिल क्लोराइड बना, फिर यहाँ पर अपने पास में CH2Cl2 बना, फिर क्लोरोफॉर्म बना, फिर CCl4 बना। अब देखो यहाँ से इस चीज़ को याद रखना है, सबसे पहले इस कंपाउंड के बारे में केकुले ने बताया था कि कार्बन की 4 वैलेंसी यानी कि 4 संयोजकता टेट्राहेड्रल पोजीशन पर होती हैं, चतुष्फलकीय होती हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने पास यहाँ पर बना है CH2Cl2। CH2Cl2 के बारे में सबसे पहले जो बताया गया था कि कार्बन की जो चारों वैलेंसी हैं उसकी टेट्राहेड्रल पोजीशन पर होती है, यानी चतुष्फलकीय विन्यास में होती हैं। ये सबसे पहले किसने बताया था, केकुले ने। और सबसे पहला कंपाउंड कौन सा था, CH2Cl2। इसको रिएक्शन को आगे हम कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ से बनता है CHCl3 जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म से हमेशा किस उपयोग में लिया जाता है, निश्चेतक के रूप में, यानी कि बेहोश करने के लिए इसके यहाँ यूज किया जाता है। और जब क्लोरोफॉर्म की Cl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो CCl4 बनता है जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, और इसका एक और नाम है वो क्या है, पायरीन है, जो आग बुझाने के उपयोग में लिया जाता है। उसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी रिएक्शन का, यानी कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। तो अपने पास इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एल्केन के हेलोजनीकरण से किसी एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया CH3 CH2 CH3। अब की बार हमने लिया है प्रोपेन, 3 कार्बन है प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं Br2 के साथ, या फिर मैं यहाँ पर फिर से ले लेता हूँ Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। अब इसको एक बार इधर, ये अपना 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर 1 डिग्री 3 हाइड्रोजन होंगे, ये अपना 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर 2 डिग्री 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। तो ये दोनों जो कार्बन है वो तो 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन है, और इन पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। ये जो अपना कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है, और इस कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। जब यहाँ से Cl2 बनेगा तो अपने पास 2 तरीके के हाइड्रोजन है, एक तो 1 डिग्री हाइड्रोजन भी है और एक 2 डिग्री हाइड्रोजन भी है। तो क्लोरीन है वो दोनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, यानी 2 प्रोडक्ट बनने की यहाँ पर क्या रहती है, संभावना रहती है। या तो वो 1 डिग्री का हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, या फिर वो 2 डिग्री हाइड्रोजन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ से 2 तरीके के प्रोडक्ट बनने की संभावना रहेगी। या तो क्लोरीन मुक्त मूलक जो बनेगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करे, और जब 1 डिग्री हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Cl, यानी कि 1 डिग्री कार्बन से, यानी जो हाइड्रोजन था 1 डिग्री हाइड्रोजन उसको सब्स्टिट्यूट किया है, और यहाँ पर जो 2 डिग्री हाइड्रोजन है उसको भी सब्स्टिट्यूट करेगा। तो CH3 CH, यहाँ से बना Cl और CH3। तो अपने पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक अपने पास बना है क्लोरो प्रोपेन, और यहाँ पर अपने पास बना है 2 क्लोरो प्रोपेन। तो दोनों में से मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा, मुख्य प्रोडक्ट है वो ये होगा, और उसका रीजन हमने पहले ही लिख लिया था कि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी क्या है अपने पास, 3 डिग्री हाइड्रोजन जो है वो मोर रिएक्टिव होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन से, 2 डिग्री हाइड्रोजन है वो मोर रिएक्टिव होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन से। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो दोनों प्रोडक्ट बने हैं उसमें मुख्य प्रोडक्ट है वो 2 क्लोरो प्रोपेन होगा। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जब यहाँ से हाइड्रोजन फ्री बाहर निकलता है तब यहाँ से 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है, यहाँ से जब निकलता है तो यहाँ से 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है, और यानी कि मुक्त मूलक बनता है। तो मुक्त मूलक फ्री रेडिकल का स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल वो जो होता है वो होता है 3 डिग्री कार्बन, यानी कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल, उससे कम होगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल, उससे कम होगा फ्री रेडिकल 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और उससे जो कम होगा वो होगा मेथिल फ्री रेडिकल। तो ये इनकी अपनी क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। तो जब 2 डिग्री से बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी किससे, 1 डिग्री से। इसलिए यहाँ पर अपने पास 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो उसकी यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, जिसकी वजह से अपना सेकंड वाला 2 क्लोरोप्रोपेन है वो अपना क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। जस्ट इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है
वो आती हैं एल्कीन से, या फिर हम कहें कि एल्कीन पर HX के योग से, एल्कीन पर HX के योग से, एल्कीन पर HX हेलो एसिड के योग से बाय एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन, बाय एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन। और यहाँ पर HX जिसको हम कहते हैं हेलो एसिड, यहाँ पर X की जगह हम क्या लिख सकते हैं, HF ले सकते हैं, HCl, HBr और HI। लेकिन हमने कल वाले वीडियो में या इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इन सब में रिएक्टिविटी यानी जो क्रियाशीलता है वो किसकी ज़्यादा होती है, HI की, इससे कम HBr, इससे कम HCl और सबसे कम किसकी होती है, HF की। तो ये अपना कौन सा क्रम रहा, क्रियाशीलता का, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसका हमने लिखा था कि आयोडीन की साइज है वो काफ़ी बड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पर बनने वाली बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी, बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, और बॉन्ड जितना जल्दी ब्रेक होगा ये रिएक्शन करने उतनी ही क्या करेगा, जल्दी स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर हमने HI के साथ, HBr के साथ, HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, HF के साथ इसकी रिएक्टिविटी है बहुत ही क्या होगी, कम होने वाली है। अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, एल्कीन लिया है। तो एल्कीन को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि एल्कीन भी दो प्रकार की होती हैं। एल्कीन भी कितने प्रकार की हो सकती हैं, दो प्रकार की। एक तो होती है सम्मित एल्कीन यानी कि सम्मेट्री एल्कीन, सम्मित एल्कीन, और एक होती है अपने पास असम्मित एल्कीन। तो सम्मित एल्कीन का मतलब क्या है, एल्कीन आ गया, इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आने वाला है, डबल बॉन्ड आने वाला है। असम्मित एल्कीन वर्ड आ गया यहाँ पर भी, इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आने वाला है, डबल बॉन्ड आने वाला है। तो यहाँ पर सम्मित का मतलब क्या है कि इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़े हुए समूह, जैसे मानो कि यहाँ पर A और A जुड़ा है तो यहाँ पर भी क्या जुड़ा होना चाहिए, A और A जुड़ा होना चाहिए। या फिर मैं यहाँ पर कह दूँ कि इस कार्बन पे AB जुड़ा है तो यहाँ पर भी AB जुड़ा रहना चाहिए। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर जुड़े हुए समूह सेम होंगे तब हम उसको कहते हैं सम्मित एल्कीन, और डबल बॉन्ड कार्बन पर अगर जुड़े हुए ग्रुप सेम ना हो तब हम उसको क्या कहेंगे, असम्मित एल्कीन। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर जुड़ा हुआ है A, यहाँ पर जुड़ा हुआ है B, यहाँ पर जुड़ा हुआ है C, यहाँ पर जुड़ा हुआ है D, या फिर यहाँ पर जुड़ा हुआ है C और C, यानी कि ये दोनों सेम हो, वो नहीं, इन दोनों कार्बन पे जुड़े हुए हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब उसको कहेंगे सम्मित एल्कीन। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका नाम हमने लिखा 2-ब्यूटीन, यानी कि इस डबल बॉन्ड कार्बन और इस डबल बॉन्ड कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक CH3, एक हाइड्रोजन एक CH3। या फिर ये एग्जांपल लिख लें CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड कार्बन पे जुड़े हुए दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सम्मित एल्कीन। और असम्मित एल्कीन का मतलब हम इसको ऐसे लिख दें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन है जबकि इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गई है, असम्मित एल्कीन हो गई है। तो यहाँ पर एक आपको सीधी सीधी लाइन लिख लेना कि असम्मित एल्कीन पर HX का योग है बड़ा सिंपल होता है। सम्मित एल्कीन पर सीधा सीधा लिखना है, सम्मित एल्कीन पर HX का योग सिंपल होता है, यानी कि साधारण होता है, इजी वे में हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, सम्मित एल्कीन का एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसके ऊपर हम किसी का भी ऐड करा दें, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया है HBr ले लिया या HCl ले लिया, HCl ले लिया हमने यहाँ पर। जब ये रिएक्शन कंप्लीट कराएंगे तो सिंपल सी बात है, ये अपना एसिड है, प्रोटॉन रिलीज करने वाला H प्लस और Cl है माइनस। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन है, और पाई इलेक्ट्रॉन हम किधर भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, और इजी वे में ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि ये सम्मित एल्कीन है। लेफ्ट साइड में करें राइट साइड में करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इधर ट्रांसफर किया, यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जोड़ देंगे और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ देंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि एल्कीन पर जो HX का योग जो होता है वो हमेशा कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, एल्कीन EAR। EAR का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। तो यहाँ पर अपने पास एल्कीन पर HX का योग है वो भी किसके अकॉर्डिंग होने वाला है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के अनुसार ही होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की खास बात क्या होती है कि इन रासायनिक अभिक्रियाओं में एल्कीन के ऊपर पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही ऐड होने के बाद में नाभिक स्नेही जुड़ता है। जबकि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि उन रासायनिक अभिक्रियाओं में पहले नाभिक स्नेही जुड़ता है और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता है। तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं में पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता है, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया सिर्फ एल्कीन और एल्काइन देते हैं, और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं वो देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। तो यहाँ पर हम HCl का इसके ऊपर योग करा रहे हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे। लेकिन याद रहे पहले किसका योग कराना है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। तो देखो मैं यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग करा रहा हूँ, पॉजिटिव है वो कहाँ जाकर जुड़ेगा, नेगेटिव पे। तो मैं इसको यहाँ जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा CH3 और सिंगल बॉन्ड, और ये अपना CH2, और CH2 के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। मतलब इस रिएक्शन का एक इंटरमीडिएट बना, और इंटरमीडिएट कौन सा बना, कार्बोकेटायन बना। और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है मेथिल कार्बोकेटायन से। तो एक बात और दिमाग में याद रखनी है अपने को कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं का जो इंटरमीडिएट जो होता है वो कौन सा होता है, कार्बोकेटायन होता है। और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ये है, और इसकी स्टेबिलिटी के अनुसार ही अपने को क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो अपने पास ये आ गया है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही को ऐड कर दिया है और अपने पास कार्बोकेटायन बन गया। अब अपने पास जो नाभिक स्नेही है उसको ऐड कर देंगे। नाभिक स्नेही पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और CH2 पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ Cl- को ऐड कर रहा हूँ, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 Cl, यानी कि एथिल क्लोराइड। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन पर HX का योग करवा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 हमने यहाँ पर लिया है 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन भी क्या है, एक सम्मित एल्कीन है। सम्मित एल्कीन पर फिर से हमने HCl का एडिशन करवा रहे हैं। HCl का एडिशन कराएंगे तो H+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन किधर भी ट्रांसफर करें, लेफ्ट साइड राइट साइड, क्योंकि क्या है, सम्मित एल्कीन है। जैसे इधर ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव जोड़ देंगे, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव जोड़ देंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है, पहले नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव वाला पार्ट यानी इलेक्ट्रॉन से नहीं जोड़ना है, जिससे हमेशा इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के अनुसार ही क्या बनता है, अपना प्रोडक्ट बनता है। तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH के साथ में Cl, सिंगल बॉन्ड CH के साथ में H, तो CH2 और ये CH3, और प्रोडक्ट बन गया 2-क्लोरोब्यूटेन। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं एल्कीन पर HX के योग से। अब इसी के अंदर ये तो हमने लिया सम्मित एल्कीन। यदि हम यहाँ पर ले लें असम्मित एल्कीन, तो असम्मित एल्कीन असम्मित एल्कीन ले रहे हैं, और असम्मित एल्कीन पर क्या कराना है, HX का योग कराना है। तो यहाँ पर नोट लगा के अपने को लिखना है असम्मित एल्कीन, असम्मित एल्कीन यानी कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HX का योग यानी कि हेलो एसिड का योग मार्कोनिकोफ के नियमानुसार होता है। मार्कोनिकोफ के नियमानुसार होता है, नियमानुसार होता है। तो अब हम एक नया रूल और पढ़ने वाले हैं, मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो देखो एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये अपने पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, नाम है इसका प्रोपीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन यानी असम्मित एल्कीन कैसे है, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, जबकि इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है। मतलब दोनों के ऊपर जुड़े हुए ग्रुप है वो सेम नहीं है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गई। इसके ऊपर हम एडिशन करा रहे हैं HCl का, तो HCl हमने ले लिया यहाँ से, और H+ में हो जाएगा, और Cl किस में डिवाइड हो जाएगा, माइनस में डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं किसकी, मार्कोनिकोफ रूल की। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये एडिशन किसके अनुसार होने वाला है, MKR मार्कोनिकोफ रूल के अनुसार होने वाला है। और मार्कोनिकोफ रूल के अनुसार, मार्कोनिकोफ के नियम अनुसार जब हम किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर किसी भी पोलर कंपाउंड का क्या कराते हैं, एडिशन कराते हैं। पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड का मतलब ध्रुवीय, पोलर कंपाउंड यानी कि ध्रुवीय अणु का योग कराते हैं। तो जो अपना नेगेटिव पार्ट है पोलर कंपाउंड का, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ता है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो कम होते हैं। तो हम प्रोपीन के ऊपर जब HCl का एडिशन कराएंगे तो यहाँ पर H+ में टूटेगा, Cl- में टूटेगा। तो Cl जो है वो कहाँ आकर जुड़ेगा, वहाँ आकर जुड़ेगा जहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। ये कहलाता है मार्कोनिकोफ रूल। तो इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, इस CH के ऊपर Cl जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर Cl, सिंगल बॉन्ड इस CH2 के ऊपर H जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा CH3, और इसका प्रोडक्ट बनेगा 2-क्लोरोप्रोपेन। एक बार फिर से मैं मार्कोनिकोफ के रूल को रिपीट कर रहा हूँ,
मार्कोनिकोव का रूल ये कहता है कि जब भी हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर किसी भी पोलर कंपाउंड का एडिशन कराते हैं यानी योग कराते हैं, तो उस ध्रुवीय अणु यानी पोलर कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाके ऐड होता है जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऐड होता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। उसको हम कहते हैं मार्कोनिकोव का नियम। और सभी हेलो एमल्स के लिए मार्कोनिकोव का रूल लागू होता है। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ। HF के लिए फ्लोरीन नेगेटिव होगा, H+ होगा, HCl, HBr, HI, H2O, HCN, उसके बाद में एसीटेट, ये अपना एसिटिक एसिड जिसमें H+ में टूट जाएगा, एसीटेट आयन बन जाएगा यहाँ से। उसके बाद में हम लिख सकते हैं H2SO4। और इस प्रकार से हम काफ़ी अणु क्या कर सकते हैं, मार्कोनिकोव के रूल से इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। अपने को इस रिएक्शन की मैकेनिज्म याद रखनी है, तो मैं इसको मिटा के मैकेनिज्म इस रिएक्शन की क्या कर रहे हैं, हम कंप्लीट कर रहे हैं। या फिर हम इसके 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। पहले 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो एक एग्जाम्पल हमने और लिया है, और ये अपना एग्जाम्पल ये है कि अपने पास ये एक ऐसा कंपाउंड दिया गया है इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं प्लस HBr की, और HBr की रिएक्शन करा रहे हैं, H+ में टूटेगा और Br- में टूटेगा। तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट कराएंगे तो अपने को ध्यान रखना, यहाँ पर CH है और यहाँ पर सिर्फ कार्बन है, और इसके ऊपर मार्कोनिकोव का रूल लगेगा। तो मार्कोनिकोव का रूल तो ये कहेगा कि नेगेटिव पार्ट है उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। तो ये Br जो है वो यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट है वो इस प्रकार से बनेगा। ये अपनी साइक्लोहेक्सिल रिंग हो गई है, यहाँ पर तो जुड़ जाएगा Br और यहाँ पर जुड़ जाएगा H। इसका क्या बनेगा, ये मार्कोनिकोव रूल के अनुसार प्रोडक्ट बनेगा। अब इसके अंदर मार्कोनिकोव के रूल के साथ साथ एक एंटी मार्कोनिकोव रूल भी आता है, और एंटी मार्कोनिकोव रूल है वो सिर्फ और सिर्फ कौन शो करता है, HBr शो करता है। तो एक बार मैं एंटी मार्कोनिकोव का रूल और बता देता हूँ, उसके बाद हम इस रिएक्शन की क्या लिखेंगे, मैकेनिज्म लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं HBr। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पेरोक्साइड प्रभाव, पेरोक्साइड प्रभाव, जिसका दूसरा एक और नाम है खरास प्रभाव, खरास प्रभाव। तो अब देखो खरास प्रभाव यानी पेरोक्साइड प्रभाव क्या है। जब किसी हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर, जब हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर HBr का एडिशन कराते हैं प्रेजेंस इन पेरोक्साइड, यानी कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr का योग है वो एंटी मार्कोनिकोव के नियमानुसार होता है, जिसे पेरोक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप भी लिख लो। असम्मित एल्कीन पर, असम्मित एल्कीन पर HBr का योग, HBr का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाने पर, पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाने पर, पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाने पर HBr का योग एंटी मार्कोनिकोव, शॉर्ट में लिख रहा हूं AMKR, एंटी मार्कोनिकोव के नियमानुसार होता है। इसे पेरोक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव कहते हैं। असम्मित एल्कीन पर HBr का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराने पर HBr का योग एंटी मार्कोनिकोव के नियमानुसार होता है, जिसे पेरोक्साइड प्रभाव या फिर हम क्या कहते हैं, इसे खरास प्रभाव कहते हैं। ये खरास नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, इस प्रभाव के बारे में बताया था, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, खरास प्रभाव भी कहेंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, वही हमने यहाँ पर ली है प्रोपीन, और प्रोपीन के ऊपर हम एडिशन करवा रहे हैं किसका, HBr का, प्रेजेंस इन पेरोक्साइड, प्रेजेंस इन पेरोक्साइड। तो H+ में टूटेगा और Br किस में टूटेगा, माइनस में। तो याद रखना MKR रूल जो था वो ये था कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जाकर जुड़ता है जहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम होते हैं,
एंटी मार्कोनिकोव का रूल जो है जस्ट इसे उल्टा होगा, यानी कि अपोजिट होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि नेगेटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो ये Br यहाँ पर ऐड होगा तो इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2Br। अगर यहाँ पर हम प्रोक्साइड ना लेते हैं, मैं कहूँ कि इसकी रिएक्शन हम डायरेक्ट किसके साथ कराते हैं, HBr के साथ विदाउट प्रोक्साइड, तब हम प्रोक्साइड नहीं लेते तो ये रिएक्शन कैसे होती, CH3CH यहाँ पर Br और CH3, यानी कहने का मतलब प्रोक्साइड जब आएगा तब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव का रूल, और जब प्रोक्साइड नहीं आएगा तब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, MKR। याद रखना MKR का जो एडिशन हुआ है वो हमेशा किसके अनुसार होता है, EAR, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया के अकॉर्डिंग हुआ है। जबकि यहाँ पर जो एंटी मार्कोनिकोव वाली जो रिएक्शन कंप्लीट हुई है वो हमेशा किसके अनुसार हुई है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया के अनुसार कंप्लीट होगी। एक बार फिर से प्रोक्साइड इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना कि HBr ही शो करता है। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि प्रोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr प्रदर्शित करता है, HF, HCl, HI प्रदर्शित नहीं करते हैं। एक बार मैं इन चारों को वापस यहाँ से लिख रहा हूँ, HF, HCl, HBr और HI। प्रोक्साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कौन शो करेगा, HBr शो करेगा। इसके ऊपर एक बार कंपटीशन एग्जाम अपने बोर्ड एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रोक्साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr शो करता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसको देखो हम कैसे आंसर देंगे, सीधा आंसर लिखेंगे, बिकॉज HF और HCl में फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन जो हैं हाइड्रोजन वाले फ्लोरीन की ओर ट्रांसफर होंगे, जिसके ऊपर इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। ठीक इसी प्रकार से HCl के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पर पार्सली नेगेटिव यानी आंशिक ऋणावेश और यहाँ पर धनावेश। तो यहाँ पर जो है वो फ्री रेडिकल नहीं बनते हैं, कहने का मतलब मुक्त मूलक का निर्माण नहीं होता है। अब इन दोनों की बात आती है कि HBr और HI इन दोनों की नीचे की तरफ चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो यहाँ पर HBr जब डिवाइड होगा यहाँ से तो अपने पास बनेगा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ठीक इसी प्रकार से जब HI वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यानी टूटेगा तब यहाँ से बनेगा हाइड्रोजन मुक्त मूलक और आयोडाइड मुक्त मूलक। लेकिन आयोडीन की साइज क्या है, बड़ी होने की वजह से आयोडीन खुद अपने आयोडीन मुक्त मूलक के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर लिख रहे हैं हम आयोडीन फ्री रेडिकल और आयोडीन फ्री रेडिकल आपस में ऐड होकर क्या बना लेते हैं, I2 मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, कहने का मतलब अणु बना लेते हैं, जिसकी वजह से यह जो है वो अपने पास एंटी मार्कोनिकोव रूल यानी प्रोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट शो नहीं करता है। तो अपने पास सिर्फ बचा कौन, HBr। तो HBr ही क्या प्रदर्शित करता है, प्रोक्साइड इफेक्ट शो करता है। इसके अलावा अपने पास कौन सा भी जो HF है, HCl है, HI है वो प्रोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करता। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि प्रोक्साइड इफेक्ट केवल HBr ही प्रदर्शित करता है, अन्य हेलो एसिड जो हैं यानी HF, HCl और HI हैं वो प्रदर्शित नहीं करते। तो कारण क्या देंगे, सीधा लिखेंगे क्योंकि HF और HCl में फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से HF और HCl में मुक्त मूलक का निर्माण नहीं होता है, जबकि HBr और HI में मुक्त मूलक का निर्माण होता है। ब्रोमीन मुक्त मूलक और आयोडीन मुक्त मूलक, हाइड्रोजन मुक्त मूलक का निर्माण होता है। बट HI में यानी कि आयोडीन जो मुक्त मूलक बनेगा उसकी साइज क्या है, ज्यादा है। और आयोडीन की मुक्त मूलक की साइज ज्यादा होने की वजह से खुद आयोडीन मुक्त मूलक के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, अणु बना लेता है। तो अपने पास शेष रहता है HBr। तो इसलिए HBr ही क्या शो करता है, सिर्फ प्रोक्साइड इफेक्ट शो करता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि HF, HBr, HCl और HI के अंदर HBr ही एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करता है यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार, इसलिए ये प्रोक्साइड इफेक्ट शो करेगा, बाकी हैं वो प्रोक्साइड इफेक्ट्स शो नहीं करते हैं। अब इसी के अंदर अपना जो अगला जो पार्ट आएगा उस अगले पार्ट में हम एल्किन पर HX के योग की सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। कहने का मतलब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं यानी कि इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्रियाविधि के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।